जी, जय गौ माता की, वंदे मातरम आप सभी के लिए। जी जी जी, चलिए बिना समय नष्ट करते हुए सबसे पहले नंबर पंचनंद सूत संस्थान के लिए मैं अभिनंदन करना चाहता हूं और द इंडियन पोस्ट के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने आज मुझे देश के सभी जो है ना युवा सोच रखने वाले साथियों के साथ संवाद करने का मौका दिया। एक बार मैं सभी के लिए अभिनंदन करता हूं और समय खराब ना करते हुए, क्योंकि समय की बाध्यता है, वक्त हमारे पास काफी कम है और चीजें बहुत सारी हैं, तो सीधे विषय पर चलते हैं। हिंदुस्तान आज कई समस्याओं से गुजर रहा है, इस बात का प्रमाण हम सभी लोग प्रत्यक्ष हैं। और इन सभी समस्याओं के लिए अगर हमें दूर करना है तो हमें कुछ मूलभूत चीजों पर प्रकाश डालना होगा। केवल किसी एक वस्तु को लेकर या किसी एक बात को लेकर हमें आगे नहीं बढ़ना होगा। हमें पूरे कंप्लीट एग्रीकल्चर के सिनेरियो को समझना होगा कि एक संपूर्ण बदलाव की स्थिति कब बनेगी, एक स्वावलंबन की स्थिति कब बनेगी, जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था। तो जहां तक मेरा मानना है, 2011 से मैंने खेती के काम को करना चालू किया और इसके पीछे एक मकसद था। पढ़ाई करने के तुरंत बाद मैंने सोचा कि मैं लोगों की सेहत ठीक करूंगा और जैसे ही आगे बढ़े तो पता चला कि सेहत ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा और डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारी जो एजुकेशन में सिस्टम है उसको क्वालिफाई करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो निश्चित ही है, हमने उस दिशा में आगे कदम बढ़ाया, लेकिन ईश्वर की कृपा और विचार दिमाग में ऐसा आया कि मुझे लगा कि डॉक्टर बन के लोगों की सेहत को ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर किया जा सकता था तो आज हिंदुस्तान में स्कूल से ज्यादा कॉलेज नहीं खुले होते, स्कूल से ज्यादा हॉस्पिटल नहीं खुले होते और किराने की दुकान से ज्यादा आज हमारे देश में मेडिकल स्टोर की दुकानें खुल चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि एक तरफ डॉक्टरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और दूसरी तरफ जो है अस्पतालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब यह है कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, और अगर लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है तो इसका कारण क्या है? तो बुंदेलखंड में एक कहावत कही जाती है, आप सभी ने, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने सुनी इस बात को, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो जाहिर सी बात है, सारी चीजें खान पान से जुड़ी हुई हैं। जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है, वैसा ही हमारा तन होता है, वैसे ही हमारे शरीर में खून बनता है, थॉट्स बनते हैं, विचार बनते हैं और हमारी शरीर जो है ना क्रियान्वयन होती है। तो खान पान का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। तो क्यों ना हम जड़ को ठीक करें, क्योंकि खान पान ही हमारी शरीर के स्वास्थ्य की जड़ है। बाकी सभी डालियां हैं, पेड़ है, वृक्ष है, सब कुछ है, पर हमारी जो मेन जड़ है वो है हमारी खान पान। तो क्यों ना खान पान को ठीक किया जाए, तो हम पूरे वट वृक्ष को ठीक कर लें। तो खान पान को ठीक करने की दिशा में 2011 में एक संकल्प लिया कि जैविक अन्न खिलाकर करके एक केमिकल फ्री फूड जो है हम हिंदुस्तान के लोगों को देना चाहेंगे, जिसके माध्यम से लोग सही स्वास्थ्य प्रदान कर पाए। और इस दिशा में 2011 से इस काम की शुरुआत की। बहुत सारे अनुभव के तौर पर जमीनी स्तर पर काम किया, कई बार निराशा हासिल हुई और तमाम प्रयोगों के बाद, लगातार अध्ययन करने के बाद ढेर सारे नवाचार कृषि में लगातार किए, जिसमें सबसे जो प्रमुख नवाचार है जिस पर आज हम आपसे संवाद करने वाले हैं, मल्टी लेयर फार्मिंग, जिसमें एक साथ एक ही जमीन पर आप 4 से 5 फसलें उगा सकते हैं। तो इसका हमने 2014 में जो है इजाद किया, इस फॉर्मूले को तैयार किया और पूरे हिंदुस्तान के साथ हमने 2 दिवसीय कार्यशालाओं के माध्यम से साझा करने का प्रयास किया। और अभी वर्तमान में जो है इस तकनीक को हम प्रैक्टिकली 7 दिन का एक कोर्स बनाकर प्रैक्टिकली हम नौजवानों के साथ, किसानों के साथ अपने खेत पर उस एजुकेशन को ट्रांसफर करते हैं, उनको उनके अंदर स्किल डेवलप करते हैं, उनको करके सिखाते हैं, ताकि जो है ना वो समझ सकें कि भारतीय देसी गाय की ताकत क्या है और उससे हम क्या चमत्कारिक रिजल्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से लगातार प्रयास कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को जैविक करने के लिए एक मिशन लिया हुआ है और इस मिशन पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य बात यह है, जैसा कि हम आपको पहले बता रहे थे, कि हमें मूलभूत बातों पर प्रकाश डालना होगा कि आज हिंदुस्तान जो है ना जिन परेशानियों से जूझ रहा है उसका कारण क्या है। अगर हम कारण नहीं जानेंगे, अगर हम मूल नहीं समझेंगे, तो निश्चित ही हम समस्या में हमेशा बने रहेंगे और एक टेम्परेरी इलाज, एक टैबलेट की माफिक हम अपने जो है शरीर के दर्द को खत्म कर लेंगे, लेकिन समस्या को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो 10 सालों में अनुभव लिया है, जो प्रैक्टिकली जमीन पर देखा है, उन सभी
बातों का एक निष्कर्ष, एक संघर्ष, एक निचोड़ में आप सबको साझा करने जा रहा हूं, और वो ये है कि हिंदुस्तान में अगर हमें जैविक में क्रांति लानी है, देश में गो आधारित कृषि व्यवस्था को पुनः स्थापित करना है, तो कुछ हमें मूलभूत गलतियों को सुधारना पड़ेगा, जो कुछ समय पहले भारत ने जानबूझ के कही या अनजाने में करी या जैसे भी परिस्थितियों में हुई, उन पर हम प्रकाश न डालते हुए उन 4 मूलभूत समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, जो सबसे जरूरी और आवश्यक जरूरत है हमारे हिंदुस्तान की, वो है भारतीय मूल नस्ल की देसी गाय। बिना गाय के खेती नहीं हो सकती है। जो लोग जैविक खेती या परंपरागत कृषि या विषमुक्त कृषि का या गो आधारित कृषि का सपना देख रहे हैं, और अगर उनके खेत पर गाय नहीं है, तो उनको कृषि कहना भी गलत है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि हर चीज की एक रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की रीढ़ की हड्डी है, अगर कोई पौधा खड़ा हुआ है तो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। कोई भी जिंदगी में इंसान, किसी भी या कोई भी भवन खड़ा होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक उसी तरह हमारी जो खेती की रीढ़ की हड्डी है वो देसी गाय है, और उसको हमें पुनः देसी रूप में पुनः स्थापित करना पड़ेगा। आज हमारे हिंदुस्तान की गायों की हालत यह है कि पूरे देसी गायों की नस्लों को हमने कंटामिनेटेड कर दिया, हाइब्रिड बना दिया, ब्रीडेड कर दिया, संकरीकृत कर दिया, जिसके कारण जो हमारी मूल गाय की पोटेंशियल थी, जिसके कारण भारतीय कृषि का अस्तित्व था, वो पोटेंशियल कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। हम जैविक खाद के रूप में गोबर तो डालते हैं, हम जो है ना जीवामृत तो डालते हैं, बहुत सारी चीजें हम खेतों में डालते हैं, परंतु वो देसी गाय की नहीं होती हैं, इसलिए उनमें पोटेंशियल नहीं होता है, जिसके कारण हमें सकारात्मक तरीके से नहीं मिल पाते हैं। बात जब देसी गाय की आती है तो आप सभी जानते होंगे, या नहीं जानते तो मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूं कि पूर्वजों ने देसी गाय की महिमा क्यों हमारे पुराणों में वर्णन की, क्यों उन्होंने कहा कि देसी गाय का ही दूध पीना चाहिए, क्यों देसी गाय के गोबर में पोटेंशियल होती है, जैसा कि महापात्रा जी ने बताया, और क्यों गौमूत्र पीकर हम कैंसर को ठीक कर लेते हैं। तो मेन जो बात है वो ये है कि संसार में जितने भी जीव हैं, सभी जीव कुछ ना कुछ स्पेशलिटी लेकर इस धरती पर पैदा हुए हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके पास कोई विशेष गुणवत्ता ना हो। कोई भी धरती पर इंसान ऐसा नहीं है जो बिना प्रतिभा के हो। तो हर एक वनस्पति, हर एक जीव का इस धरती पर अस्तित्व है। ठीक उसी तरह पूरे दुनिया के मानचित्र पर भारत एक लौता ऐसा मात्र देश है जिसके पास 36 प्रकार की जो देसी गायों की नस्लें हैं, उन सभी नस्लों में सूर्य केतु नाड़ी की व्यवस्था ईश्वर ने करके भेजी है। और इस सूर्य केतु नाड़ी का जो कार्य है वो सूर्य की जो एनर्जी है उसको कलेक्ट करके करंट में डाइवर्ट करना। अगर हम इस बात को आधुनिक तरीके से समझने की कोशिश करें, तो जब हमारे देश में सोलर पैनल प्लेट नहीं बनी थी, तब कोई भी व्यक्ति, वैज्ञानिक हो या ठेकेदार हो या कृषक हो या व्यवसायी हो, ये मानने को तैयार नहीं था कि सूरज में भी करंट होता है या उससे भी बल्ब जलाया जा सकता है। लेकिन जब सोलर पैनल प्लेट का आविष्कार हुआ तो पूरी दुनिया ने मानने को तैयार हुई कि सूर्य की एनर्जी से हम बल्ब जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, धरती से पानी निकाल सकते हैं। तो ठीक उसी तरह हम ये बात समझ जाएं कि सूरज में करंट है, और अगर करंट है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस चाहिए। जो डिवाइस हमने आर्टिफिशियल तरीके से बनाई है, वो डिवाइस गाय में, देसी गाय में इंजेक्ट करके हमारे ईश्वर ने भेजी है। और ये हमारे देश का सौभाग्य है कि पूरे दुनिया के मानचित्र पर केवल देसी गाय में यह व्यवस्था है, जिसके कारण इसकी महिमा पूरे विश्व में आज गाई जा रही है। और पहले भी पुराणों में और वेदों में लिखा गया है कि देसी गाय में 33 करोड़ देवता बसते हैं। तो कारण क्या है, वो ये कि उसमें करंट बनाने की एक डिवाइस है जिसे हम सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं, और इसके कारण ये सूर्य की एनर्जी को कलेक्ट करती है, और वही एनर्जी, वही करंट दूध में डाइवर्ट होता है, वही करंट गोबर में डाइवर्ट होता है, वही करंट यूरिन में डाइवर्ट होता है, जिसके कारण उसकी महिमा अपार है, अनंत है, आदि है, कह नहीं सकते हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो जो गोबर होता है, अगर गोबर जर्सी गाय का है, भैंस का है, और उसके माध्यम से हम जैविक खेती करने का या उत्पादकता लेने का सपना देख रहे हैं, तो शायद ये सही नहीं है। सबसे पहले नंबर हमें एक काम करना होगा, जो हमारी भारतीय नस्ल की मूल गायों को कंटामिनेटेड किया गया, हर एक किसान का दायित्व है, वो किसी भी किसान को समझाइश मत दे, स्वयं वो देसी गाय से खेत की शुरुआत करे। अगर वो देसी गाय के साथ में काम करता है तो उसके गोबर में जो पोटेंशियल होगी, उससे जो खेती होगी, उससे चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं कर रहा हूं। दूसरी बात, हमें अपने भारतीय देसी बीजों को पुनः स्थापित करना पड़ेगा। एक समय
ऐसा था जब हिंदुस्तान को ज्यादा उत्पादकता की जरूरत थी, या हम ऐसा पर्दा डाल चुके थे अपने दिमाग पे कि जो देसी बीज है हमारे, अगर हम उनके साथ में अगर खेती करते हैं तो शायद उतने संतोषजनक परिणाम नहीं ले पाएंगे और देश के लोगों का पेट नहीं भर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देसी बीजों में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है कि हम पूरे विश्व को अन्न खिला सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है। पर उनकी ताकत को हमें समझना पड़ेगा, उनके विज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे जो बड़ा दूसरा गलत काम हुआ कि हमारे देश में हमारे ओरिजिनल जो बीज थे, देसी जो बीज थे, उनको कंटामिनेटेड कर दिया गया, उनको हाइब्रिडाइजेशन कर दिया गया, संकरीकृत कर दिया गया, जिससे जो उनकी ओरिजिनल मूल गुणवत्ता थी वो खत्म हो गई। और जब मूल गुणवत्ता खत्म होती है और जो हाइब्रिड बीज का अनाज हम बॉडी में लेते हैं, खाते हैं, तो उसकी जो पोटेंशियल होती है वो पोटेंशियल हमें नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हम दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। हमारे देश में महाराणा प्रताप जैसे लोग इस धरती पर हुए, इतिहास आप सभी लोग जानते हैं, जो 100 से 200 किलो का जो है वजन लेके युद्ध में जाया करते थे। आज का नौजवान अगर 25 किलो का अगर एक बैग लेके जाता है तो उसको कुली करना पड़ता है। इस बात का प्रमाण है कि हम दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जा रहे हैं। और निश्चित ही है इसके बैक में कई कारण हैं। उसमें एक कारण यह है कि हम हाइब्रिड बीजों का अनाज खा रहे हैं, जिसके कारण जो ओरिजिनल गुण देसी बीजों में थी वो हमारी बॉडी को नहीं लग पा रही है। तो हमें दूसरा बड़ा गलत काम जो भारत में हुआ उसे सुधारना पड़ेगा कि हमें देसी बीजों को पुनः स्थापित करना पड़ेगा। तीसरा जो बड़ा गलत काम हिंदुस्तान में हुआ वो ये कि ज्यादा उत्पादकता के चक्कर में, लोभ के चक्कर में और जबरदस्ती का एक जो है दिमाग पर लोगों के पर्दा डालकर कि अगर रसायन नहीं करेंगे तो देश के लोगों का पेट नहीं भरेगा, हिंदुस्तान में जो है अराजकता आ जाएगी, भुखमरी का माहौल फैल जाएगा। मैं केवल आप सभी लोगों से इतना प्रकाश डालना चाहता हूं कि इस देश में महाराणा प्रताप का समय देखा, आचार्य चाणक्य का समय देखा, भगवान राम का देखा, कृष्ण का देखा। अगर इतिहास अगर हम जानते हैं और हम उसको मानते हैं तो इतिहास उठा के देखें, महाभारत में लाखों लोग मरे, ये सभी लोग इस बात के साक्षी हैं। कुरुक्षेत्र में खून की नदियां बही, ऐसा कहा जा रहा है, और दो परिवारों के बीच में खाली झगड़ा था। हम इस बात को इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग जान लें कि हिंदुस्तान में उस समय भी हजारों साल पहले भी आबादी हुआ करती थी। अगर हम ये बहाना लेते हैं कि आबादी ज्यादा है और बिना रसायन के उत्पादकता को नहीं बढ़ाया जा सकता है, मतलब इतनी बड़ी आबादी को भोजन बिना रसायन के नहीं खिलाया जा सकता है, तो हम इतिहास को याद कर लें। भगवान राम और कृष्ण के जमाने में हिंदुस्तान में एक युद्ध होता था तो लाखों लोग मरते थे। इसका मतलब यह है कि पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग जिंदा भी हुआ करते थे। और अगर इस बात से हमें पूरी बात समझ में नहीं आती है तो मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं कि आज हमारी जो डाइट है, जो हम भोजन लेते हैं, वो मुश्किल से मुश्किल 4 से 10 रोटी के बीच में हम लोग रहते हैं। और अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें तो निश्चित ही है, आप सभी लोग जानते होंगे, वो हमसे दुगनी डाइट पे थे। और अगर उनके पिताजी की अगर हम बात करें तो वो उनकी दुगनी डाइट पे थे। इसका मतलब यह है कि अगर हम 3 पीढ़ी पीछे जाते हैं तो हमारी जो डाइट है वो 3 गुना पहले ज्यादा थी। अगर हम इस बात को और गंभीरता से समझ लें और अगर हम 2000 साल पहले चले जाएं, 5000 साल पहले चले जाएं, मतलब 200-500 पीढ़ी पहले चले जाएं, तो अब आप गणित लगा चुके होंगे कि अगर 100 पीढ़ी भी पीछे जाते हैं तो एक पीढ़ी में 1 गुना डाइट बढ़ती है, तो 100 पीढ़ी पीछे जाते हैं तो 100 गुना डाइट बढ़ती है। मतलब उस समय जो लोग हुआ करते थे, भीम जैसे लोग हुआ करते थे, आज की तारीख में अगर हम 10 रोटी खाते हैं तो वो अगर 100 गुना कर दीजिए तो 1000 रोटी खाया करते होंगे। इस बात का प्रमाण ये है और इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। लेकिन कुछ लोगों ने, तथाकथित कुछ लोगों ने हमारे दिमाग पर इस तरह से पर्दा डाला, जिस तरह से फेयर एंड लवली वालों ने देश के, हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग पे पर्दा डाला कि उसके बगैर गोरे नहीं होते हैं। तो जबकि हम जानते हैं कि जैसा हम शरीर लेके पैदा हुए हैं वैसा ही सारी जिंदगी लेके रह के रहेंगे और मरेंगे। तब भी एक भ्रमित जो है वातावरण तैयार किया गया, ठीक उसी तरह एक भ्रमित वातावरण तैयार किया गया कि बिना इसके खेती नहीं होगी और उत्पादन नहीं होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। मैं इस बात का प्रमाण देता हूं आपको, पिछले 10 सालों से इस काम को कर रहा हूं और लगातार उत्पादन के साथ में कृषि को आगे बढ़ा रहा हूं। तो हमें उत्पादन लेने के लिए हमें रासायनिक खेती को बंद करना पड़ेगा या खत्म करना पड़ेगा, जो भी कह सकते हैं, पर रसायन को अपनी जिंदगी से हटाना पड़ेगा। क्योंकि रसायन जो है ना केवल हमारे खेती के अनाज की गुणवत्ता को खत्म कर रहे हैं, बल्कि इस
दुल्हन की तरह सजी इस धरती को भी बंजर बनाने का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने और ज्यादा लोभ किया और ज्यादा हमने जैविक या गो आधारित कृषि करने वाले लोगों को हतोत्साहित किया, तो इस बात को आप गहराई से समझ लीजिए कि आने वाले समय में हम ऐसी गहराई खाई में गिरेंगे जिसके लिए निकालने के लिए हमारे पास ना तो कोई यंत्र होगा, ना ही हमारे पास कोई समय होगा, ना ही हमारे पास सामर्थ्य होगी। तो साथियों, सबसे जो प्रमुख बात है कि रसायन को हमें अपनी जिंदगी से हटाना पड़ेगा। बहुत सारे भारतीय नौजवानों के, किसानों के ये सवाल होंगे, प्रबुद्ध लोगों के सवाल होंगे कि अगर हम रसायन अपनी जिंदगी से हटाते हैं तो क्या हम जैविक तरीके से उत्पादन ले सकते हैं? तो मैं आपको बोलना चाहता हूं शब्दों में नहीं, प्रमाणिक रूप से, कि हाँ ले सकते हैं, पर हमें वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करना पड़ेगी। जब तक हम किसी चीज का विकल्प नहीं देंगे हिंदुस्तान के लिए, तब तक हम उस आदत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो निश्चित ही है, इस व्यवस्था में हमने कई तरह के खाद बनाना यहाँ पर चालू किए हैं और गाय से करीब 32 प्रकार की देसी खाद हम बना सकते हैं, जिसमें कुछ 4-5 प्रमुख खादें हैं जिनको हमने बनाया है। कुछ रॉक फास्फेट और गोबर मिला के बनाया है जो डीएपी का विकल्प तैयार होता है, कुछ यूरिया के विकल्प में खाद बनाई, कुछ पोटास के विकल्प में खाद बनाई। जितने भी रासायनिक खाद हम धरती को देते हैं, उन सभी रासायनिक खादों के विकल्प में हमने जैविक खादों को तैयार किया है, जिसके परिणाम स्वरूप हम जबरदस्त उत्पादन लेते हैं और ये हम लोगों को भी बताने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो जो तीसरी बड़ी जो गलती हुई कि रासायनिक खाद डाल के हमने ना केवल अनाज को दूषित किया, हम अपनी उम्र को खत्म, अपने इम्यून सिस्टम को कम कर लिया। हमने हिंदुस्तान में पूरे जो है ना सीमेंट का कंक्रीट अस्पतालों का जंजाल खड़ा कर लिया, हिंदुस्तान को बीमार कर दिया। आज देश में जो है ना 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट हो चुके हैं, 10 करोड़ से ज्यादा हार्ट अटैक के पेशेंट हो चुके हैं, 10 करोड़ से ज्यादा कैंसर के पेशेंट हो चुके हैं। क्या हालत है हिंदुस्तान की, जरा आप गौर करिए। अगर हम सारी बीमारियों को अगर गिनती लगा के बैठ जाए तो पूरा हिंदुस्तान बीमार हो चुका है। इसका मतलब ये है हम पहले बीमार नहीं थे, और थे तो बहुत कम थे, बहुत जीरो मात्रा में थे, और इतने में थे कि हम अपनी बॉडी को स्वयं रिपेयर कर सकते थे। आज हम अपनी बॉडी को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। एक स्ट्रोक आ जाता है तो वेंटिलेटर पे हमें लेटना ही पड़ता है। तो कुल मिला के रसायन ने न केवल हमारी सेहत को खराब किया है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी खराब किया है, हमारे जल को भी दूषित किया है, हमारी मिट्टी को भी दूषित किया है, हमारे हवा को भी दूषित किया है। मतलब समूची मानव जाति को या समूची सृष्टि को भी बर्बाद कर दिया है इस रसायन ने। तो साथियों, इस रसायन ने जहां हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, जहां हमारे पर्यावरण और धरती को खराब किया है, उसे निश्चित ही आपकी जिंदगी से इसे हटना चाहिए। और अगर जब हटाने की बात आती है तो वैकल्पिक व्यवस्था की जो बात है वो हम आपको बताएंगे कि कैसे हम जैविक डीएपी तैयार कर सकते हैं, कैसे हम यूरिया तैयार कर सकते हैं, कैसे और अन्य जो जैविक खाद है वो तैयार कर सकते हैं। तो जहां पर रासायनिक खेती की बात आती है तो इसे हमें बदलना पड़ेगा और इसे हमें हटाना पड़ेगा। चौथा बड़ा गलत काम जो हुआ देश में वो ये कि हमारे जो किसानों का जो स्किल्ड है या जो कला है, खेती एक कला है जो हमारे किसानों के पास ऑलरेडी है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। निश्चित ही है घड़ा बनाने के लिए या सीखने के लिए। नाई का बच्चा कभी, सुन पा रहे हैं आप सभी? बिल्कुल आकाश, सुन पा रहे हैं, बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। आवाज तो आ रही लेकिन ऑडियो वीडियो नहीं हो रहा। आपका वीडियो बंद हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को लगता है इंटरनेट की प्रॉब्लम है। वीडियो नहीं आ रही। कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है देश में जो नाई के बच्चे को एजुकेट करे, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है देश में जो कुम्हार के बच्चे को घड़ा बनाना सिखाए। लेकिन ये सारे काम पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं और जो कुम्हार का बच्चा घड़ा बनाता है वो कोई स्टूडेंट नहीं बना सकता है, वो कोई पीएचडी वाला नहीं बना सकता है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में जितना भी हमारे व्यवसाय की कलाएं थी वो सब ट्रांसफॉर्मेटिव थी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफर होती थी। लेकिन एक एजुकेशन का दौर चला और हिंदुस्तान में पढ़ाई को लेकर एक जो होड़ बनी, जो एक सिस्टम को लेकर होड़ बड़ी, पाश्चात्य सभ्यता को लेकर जो होड़ बनी, उसके चक्कर में हमारे किसान के दिमाग में, लेकिन एक माहौल भी हमने इसको तैयार किया कि किसान के काम को और खेती के काम को सबसे छोटे दर्जे का काम समझ के उसे हीन भावना से देखा गया। अगर कोई जाके
बच्चा गांव में जाके पढ़ के बाबू बन जाता है और बाबू बन के वो 10,000 रुपए कमाता है तो उसकी हम लोग गांव में इज्जत करते हैं। लेकिन एक नौजवान या किसान अगर लुंगी लपेट के खेती करता है तो हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि वो खेती करता और वो बाबू है। तो ये जो हमारी मानसिकता में जो कचरा भरा है, इस कचरा को हमें साफ करना पड़ेगा और खेती के काम को एक नई इज्जत देनी पड़ेगी, क्योंकि खेती ही विश्व के प्रत्येक जीव को चलाती है। अगर खेती ना हो तो प्राइम मिनिस्टर भी जो है अपनी दिनचर्या को नहीं चला सकते। दुनिया के ताकतवर इंसान भी 2 दिन भी बिना अन्न के नहीं चल सकते हैं। तो जब बिना अन्न के आप 2 मिनट भी नहीं चल सकते हैं, 2 दिन भी नहीं चल सकते हैं, तो उस काम को हमें इज्जत देना पड़ेगी और उस काम को हमें बेहतरीन से समझना पड़ेगा। तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम जो है वो खेती है और खेती को हीन भावना से देखने के कारण किसान को कभी इज्जत नहीं मिली और कभी इज्जत ना मिलने के कारण किसान ने हमेशा से सोचा कि हम अपने बच्चे को जो है खेती में नहीं डालेंगे, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे और बाबू बनाएंगे। और उस चक्कर में उसने अपने बच्चे को अपने से दूर रखा और शहर जाके भेज दिया और शहर जाके पाश्चात्य सभ्यता का जो नकाब है इस तरह से पहनाया गया कि बच्चा जब भी गांव जाता है तो वो अपने आप को बाबू समझने लगता है और अपनी जमीन को छोड़ देता है। ठीक उसी तरह जो शहर में व्यक्ति होते थे उन्होंने अपने बच्चे को और अच्छा बनाने के लिए या अपने से दूर करके उन्होंने महानगरों में भेजा और महानगर वाले व्यक्ति ने अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजा। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, अपने दिमाग का डेवलपमेंट किया। दुनिया कहाँ जा रही है, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, उन सभी चीजों से उन सभी ने जोड़ा। इसके लिए तो बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन। लेकिन इस बात से एक बड़ा नुकसान जो हुआ है वो ये कि हमने अपने स्किल्ड से अपने बच्चों को दूर रखा। अगर खेती करने वाले किसान का बच्चा खेत में रह के अगर वो पढ़ाई करता तो मेरा दावा है कि आज जो हिंदुस्तान के नौजवान खेत पे खड़े होके पैसे लेके समय लेके खड़े हैं, जिनको खेती करना नहीं आ रहा है, आज वो खेती कर पाते और हिंदुस्तान को जैविक अनाज खिला पाते। मैं देख रहा हूं प्रैक्टिकली रूप से कि पूरे हिंदुस्तान के नौजवान आज खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास खेती करने का नॉलेज नहीं है, स्किल्ड नहीं है, पता नहीं है कैसे करें। तो ये हुआ कैसे कि हमने अपने बच्चों को पिछले 60 सालों में दूर रखा, अपने काम से दूर रखा और दूर रखने के कारण जो नॉलेज, जो कला हमारे बच्चों में हमारे काम करते हुए ट्रांसफर होनी चाहिए थी वो ट्रांसफर नहीं हुई और इसका खामियाजा पूरा हिंदुस्तान आज भुगत रहा है। आज हमारे नौजवान डिग्री लेके घूम रहे हैं, रोजगार उनके पास नहीं है, लेकिन खेती उनके पास 50 एकड़ पड़ी है, 10 एकड़ पड़ी है और डिग्री लेके 5,000 और 10,000 रुपए को लेकर जद्दोजहद शहरों में कर रहे हैं। ये बहुत ही एक दर्दनाक दौर है, या कहना चाहिए बहुत ही जो है गलत समय है। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने इसमें मोनेटाइजेशन किया है, जिस तरह से हमने इसमें तकनीकें बिठाई हैं, अगर इन तकनीकों के साथ में अगर एक नौजवान काम करता है तो 1 एकड़ में भी वो डॉक्टर और एक इंजीनियर का पैकेज सुनिश्चित कर सकता है। मैं आपको आगे इस बारे में बताने वाला हूं, पर जो मैंने 4 काम आपको बताए इसको मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूं, जो पुनः हिंदुस्तान में स्थापित होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि इन 4 कामों से लेकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। नंबर 1, देसी गाय को पुनः स्थापित खेतों में होना चाहिए। नंबर 2, कोई विकल्प नहीं है देसी के अलावा, जर्सी का कोई विकल्प नहीं, भैंस का कोई विकल्प, केवल देसी गाय ही होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे देसी बीजों के साथ ही हिंदुस्तान की कृषि को आगे बढ़ना चाहिए। चौथी बात, रसायन को पूरी तरह से बंद करके हमें सभी तरह के रसायन के विकल्प में जैविक खाद करके प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए। और चौथा ये कि हमें अपने बच्चों को खेती का स्किल्ड डेवलप कराना चाहिए। जहां पे भी आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिल रहा है वहां पर आप खेतों से बच्चों को जोड़ें, ताकि हमारी भारतीयता को, हमारी कृषि व्यवस्था को बच्चे कला में उतार पाएं, हाथों में उतार पाएं, ताकि वो किसी भी मैदान को मॉडल में बना पाएं। तो ये 4 काम लेकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना होगा और उसी कड़ी में इन 4 काम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार। जो नवाचार की जो हमने बात कही कि कई तरह के नवाचारों को लेकर हमने साथ में काम किया, जिसमें मल्टी लेयर फार्मिंग एक बहुत ही आविष्कार एक नवाचार है, एक बहुत ही जबरदस्त नवाचार है। आप सभी लोग जानते हैं हिंदुस्तान में खेती करने के कई तरह के पैटर्न हैं। एक मोनोक्रॉपिंग जिसमें हम केवल एक फसल लगाते हैं, जो हिंदुस्तान में अभी वर्तमान में हम देखते हैं, एक गेहूं की फसल बो दी, सोयाबीन की फसल बो दी,
धान की फसल बो दी, गन्ने की फसल बो दी, ये मोनोक्रॉपिंग का मॉडल होता है। दूसरा होता है मिक्स क्रॉपिंग, जिसमें या हम हिंदी में कहते हैं मिश्रित खेती, जिसमें हम एक फसल को दूसरी फसल के बीजों के साथ में मिक्स करके बोते हैं। तीसरा हम करते हैं इंटरक्रॉपिंग, अंतर्वर्तीय फसल, जिसमें हम एक फसल के साथ में दूसरी फसल को इंटरक्रॉप करके बोते हैं। चौथा होता है मल्टी क्रॉपिंग या बहु जो है मल्टी क्रॉपिंग, या कह सकते हैं उसको बहुफसलीय फसल, बहुफसलीय फसल प्रणाली, जिसमें हम एक साथ एक ही जगह पर एक ही खेत में कई तरह की फसलें बोते हैं। जैसे हमने हल्दी भी लगा दी, जो है हमने लगा दिया, फिर हमने जो है अपना अदरक भी लगा दिया, फिर गेंदे लगा दिए। इस तरह की जो भी फसलें हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग या बहु फसल प्रणाली। और सबसे जो लेटेस्ट टेक्निक है वो है मल्टी लेयर फार्मिंग या बहुस्तरीय खेती, जिसमें हम एक साथ एक ही जमीन पर कई फसलें उगाते हैं। अब मल्टी लेयर फार्मिंग की जरूरत क्या है? हर कोई व्यक्ति के दिमाग में सवाल उठता है, जरूरत क्या है मल्टी लेयर फार्मिंग की? तो मैं आपको बता दूं 5 कारण मल्टी लेयर फार्मिंग को आज नहीं तो कल हमें तवज्जो देके इसे अपनाना पड़ेगा। नंबर 1, जमीन दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। आज अगर हिंदुस्तान के किसानों का सिनेरियो उठा के देखो तो 70 से 80% की आबादी जो किसानों की है वो 2 से 5 एकड़ की है, मार्जिनल फार्मर की है, जिनके पास 2 से 5 एकड़ की जमीन बची हुई है। और ये जमीन आने वाली पीढ़ी में अगर उनके 2 बच्चे हैं तो 5 एकड़ वाले के पास 2.5 एकड़ और 2.5 एकड़ वाले के पास 1.25 एकड़ आने वाली है। मतलब प्रति व्यक्ति जमीन का रकबा दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। दूसरी बात, हमारे शहरों का विकेंद्रीकरण हो रहा है। आप देखो, एक समय था जब बहुत छोटा सा एक शहर हुआ करता था, आज दिल्ली और मुंबई जैसे शहर 200-200 किलोमीटर में फैल गए, 100-100 किलोमीटर के बड़े बड़े शहर हो गए। मतलब 100 किलोमीटर की जमीन जहां पर खेती हुआ करती थी वहां पर बिल्डिंग और रोड नाली कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियां लग गई। इसका मतलब यह है कि जमीन का रकबा प्रति व्यक्ति भी कम हो रहा है और कल्टीवेशन एरिया भी कम हो रहा है। तीसरी बात, सभी को क्वालिटी ऑफ फूड चाहिए, पूरा हिंदुस्तान को जहर मुक्त अन्न चाहिए। और जब जहर मुक्त अन्न करने की बात करते हैं तो हमें तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। और तकनीक की अगर हम बात करें तो अभी जो रासायनिक खेती है वो हमारा साथ नहीं दे रही है, क्योंकि एक समय उसने काफी प्रोडक्शन को बढ़ाया, लेकिन आज हालत ये है कि जमीन की जो उर्वरा शक्ति थी, जो जीवनी शक्ति थी, उसको तो रसायन ने खत्म कर डाला है और जमीन जो है ना कमजोर हो चुकी है, जिसके कारण उत्पादन रासायनिक खेती में लगातार घटता चला जा रहा है। तो एक तरफ तकनीक जो हमने अडॉप्ट की प्रोडक्शन के लिए वो सहारा नहीं दे रही है, लगातार उत्पादन को घटा रही है। दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति जमीन का रकबा कम हो रहा है। तीसरी तरफ हिंदुस्तान की आबादी बढ़ रही है और चौथी तरफ जो है कंस्ट्रक्शन के कारण भी जमीन का रकबा कम होता चला जा रहा है। तो ये चार कारण हैं जिनके कारण हमें जो है कम जगह में ज्यादा उत्पादन लेने के लिए, और वो भी सात्विक तरीके से, जैविक तरीके से उत्पादन लेने के लिए मल्टीलेयर तकनीक को अपनाना पड़ेगा। ये तो केवल एक कारण हुआ कम जमीन का। हिंदुस्तान का प्रत्येक किसान जानता है कि जैसे ही वो खेत में फसल बोता है, खरपतवार उसके खेत में होते हैं और खरपतवार खत्म करने के लिए उसे लेबर लगाना पड़ती है, या तो फिर उसे जो है पेस्टिसाइड डालना पड़ती है। और ये पर्यावरण और किसान की जेब के लिए दोनों के लिए हानिकारक होता है। तो दूसरा जो कारण है वो है खरपतवार। मल्टीलेयर फार्मिंग एक ऐसी तकनीक है, या जो हमारा फार्मूला है वो एक ऐसा फार्मूला है जिसमें खरपतवार को हम होने ही नहीं देते हैं। मतलब हमें ना वीडीसाइड डालना पड़ती है, ना ही हमें खरपतवार को निकालना पड़ती है, जरूरत ही नहीं पड़ती। तीसरा बड़ा कारण है पानी। दुनिया में आप सभी लोग जानते हैं पानी एक चिंतनीय विषय है, और इस पर अगर हमने काम नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ेगी। और तो खासकर फार्मर कम्युनिटी के लिए, जहां पर 20 फीट पे पानी था, आज हमने देखा हिंदुस्तान में 200 और 500 लेवल फीट पे पानी वो पहुंच गया है। भंडारण स्रोत में जो पानी था धरती के अंदर, उसको हमने पूरा खत्म कर डाला है। अब धीरे धीरे करके जल स्तर धरती के अंदर कम होता चला जा रहा है, और जो वर्षा का जल है उसे हम संग्रहित नहीं करते, नदियों नालों में बहा देते हैं, जिसके कारण पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो कम पानी में कैसे काम किया जाए, कम पानी में कैसे बेहतर रिजल्ट लिए जाए, वो मल्टीलेयर फार्मिंग में संभव है। मैं आपको बताता हूं, इसमें 70 से 80% तक का पानी की बचत करते हैं। मतलब 30% पानी में केवल जो है 4-5 फसलें आप उगा लेते हैं। फिर चौथी जो बड़ी समस्या है वो खाद की। आज पूरे देश में अगर हम जैविक खेती करने की बात कहें,
हम सभी लोग चाहते हैं कि जैविक खेती देश में हो, लेकिन हमारे पास क्या उतनी मात्रा में जैविक खाद उपलब्ध है? तो जवाब है कि नहीं। अभी महापात्रा जी ने कहा कि ब्राजील में गायों की संख्या वहां की आबादी से दुगनी है। एक समय जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब भारत में भी एक समय ऐसा था, एक दौर ऐसा था जब 3 करोड़ की आबादी थी और 6 करोड़ गौवंश था। आज वो दौर है जब 125-150 करोड़ की आबादी का भारत है और 3 करोड़ गौवंश है। और उस माहौल में, उस देश में जहां पर ये स्थिति है गायों की, वहां पर हम जैविक खेती करने का सपना देख रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम धोखे में हैं। तो साथियों, पहली बात तो यह है कि गौवंश बढ़ाकर हम जैविक खाद की उत्पादन को बढ़ाएं, जैविक खाद की मात्रा को बढ़ाएं। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है कि आप फटाक से कल ही पूरे हिंदुस्तान में जो है ना गोबर की भरमार लगा देंगे। लेकिन हम इसे आहिस्ता आहिस्ता प्रयास कर सकते हैं। परंतु आज जिस स्थिति में हम हैं कि हमारे पास अगर 1 किलो खाद है, तो पहली बात तो यह है कि हमें 100 किलो खाद बनानी है, हमारी 100 किलो की आवश्यकता है। लेकिन 1 किलो खाद में अभी हम कैसे काम कर सकते हैं, वो आपको मल्टीलेयर फार्मिंग सिखाती है, क्योंकि इसमें खाद की जो मात्रा है वो 4 गुना सामान्य फसल से कम लगती है। 5वां जो सबसे बड़ा कारण है मल्टीलेयर फार्मिंग को करना, वो ये कि हिंदुस्तान का जो खेती का जो स्ट्रक्चर है वो मौसम आधारित है। आप सभी लोग जानते हैं अगर मौसम करवट बदलता है 2 मिनट के लिए भी, तो किसान के लिए भारी पड़ता है। तो मौसम आधारित खेती होने के कारण मौसम का सीधा प्रभाव खेती पर पड़ता है। और दुनिया में अभी तक ऐसी कोई सस्टेनेबल टेक्निक डेवलप नहीं है जो मौसम परिवर्तन के प्रभाव को रोक सके। तो साथियों, मल्टीलेयर फार्मिंग एक ऐसा संतुष्टजनक जवाब है जहां पर आप पानी की 70 से 80% तक बचत करते हैं, खरपतवार को होने नहीं देते हैं, कीड़ों को कम लगने देते हैं, मौसम परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ने देते हैं, और अपना एरिया की तरह से खेती काम कर लेते हैं। तो ये जो 4-5 तरह के जो प्रभाव हैं जो खेती में उत्पादन के लिए प्रभाव डालते हैं, उन सभी प्रभावों को जो है दूर करने का एक मात्र साधन है मल्टीलेयर फार्मिंग। अब मैं आपको इसको अच्छे से, खाद बचता कैसे, पानी बचता है कैसे, कीड़े कम लगते हैं कैसे, जो है मौसम परिवर्तन का प्रभाव रुकता है। तो जहां पर हम खड़े हैं, जिस फील्ड पर हैं आप हमारे आजू बाजू देख रहे होंगे, हमारे आजू बाजू हल्दी लगी हुई है। और अगर हम इस फील्ड को समझने के लिए जाएं तो सबसे पहले नंबर जो फील्ड है, मैं आपको समझने में शायद एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये जो खेत है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये खेत है पूरा मल्टीलेयर फार्मिंग का, और इसमें हमने जमीन के अंदर फरवरी के महीने में सबसे पहले नंबर हम कंद फसल के रूप में अदरक या हल्दी को डालते हैं। जैसे ही हम जमीन के अंदर कंद वाली फसल को, अदरक या हल्दी को डालते हैं, तो उसके सरफेस पर अगर हम कुछ नहीं डालते हैं तो निश्चित ही ये जमीन पर जो भी बीज होंगे धरती उसे उगा देगी, मतलब खरपतवार को उगा देगी। और उसे निकालने के लिए फिर आपको बीडीसाइड या किसान को निदाई गुड़ाई का सहारा लेना पड़ेगा, लेबर का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे ही जमीन के अंदर 2 इंच की गहराई पर कंद वाली फसल को बोया, ठीक उसके ऊपर हम जो है पत्ती वाली सब्जी को बो देते हैं, जैसे कि मेथी है, पालक है, धनिया है, चौलाई है, या राजगिर की भाजी है, या जो भी पत्ती वाली सब्जी आपके एरिया में होती है, कोई भी लीफी वेजिटेबल्स आप इसके सरफेस पर, जमीन पर डाल देते हैं। ये पत्ती वाली सब्जी जमीन के पूरे स्पेस को ढक लेती है, और जब पूरे स्पेस को ढक लेती है तो निश्चित ही है कोई खरपतवार निकलने के लिए जगह नहीं बचती है। ह्यूमन नेचर जैसा आप समझ लीजिए, इंसानों जैसा अगर हम अपने दिमाग को पूरी तरह से व्यस्त रखते हैं मिनट टू मिनट, तो मेरा दावा है, आप सभी लोग जानते हैं, कोई गलत विचार आपके दिमाग में आ ही नहीं सकता है। ठीक उसी तरह अगर आप कंद वाली फसल जमीन के अंदर लगाने के बाद जमीन के ऊपर वाली सतह को पत्ती वाली सब्जी से पूरी तरह ढक देते हैं, तो कोई भी खरपतवार नहीं आता है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी किसानों की समस्या है कि खरपतवार को कैसे नियंत्रित किया जाए, वो हम इससे दूर कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भाजी ने हमारे खरपतवार को बचा लिया। दूसरा बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही पत्ती वाली सब्जी पूरे सरफेस को ढक लेती है, तो कोई भी सनलाइट, मतलब जो सूरज का जो प्रकाश है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने ये घास डाली हुई है और इस पे बेल वाली ये फसल लगाई हुई है। जो बेल वाली फसल पूरे मंडप पर जाके फैलती है, तो इससे क्या होता है कि आधी धूप आधी छाया पहले ही आती है। और जब जमीन पर पत्ती वाली सब्जी लगी होती है, तो जो पत्ती वाली सब्जी ने पूरा स्पेस ढका हुआ है, पत्ते से पत्ते जब सट जाते हैं तो 50% धूप फिल्टर होके इस पे आई,
और 50% या 20-30-40% धूप पत्ती वाली सब्जी ने मिट्टी पर नहीं पड़ने दी। और जब धूप नहीं हम से रोक लेते हैं, ध्यान से रोक लेते हैं। दुनिया की कोई भी तकनीक ऐसी नहीं है जो पानी के वाष्पीकरण को रोक पाए। हम इस मल्टीलेयर फार्मिंग में पानी के वाष्पीकरण को रोक लेते हैं, जो कि 70 से 80% होता है। अब हम केवल 30 से 30% फसलें उगाते हैं। मतलब ये है कि एक फसल को उगाने के लिए कुल हम 5 से 6% पानी का उपयोग करते हैं। अगर हम आंकड़ों में समझें तो जहां पर किसान खुले में 100 लीटर पानी बहाता है एक फसल को उगाने में, 6 लीटर पानी बहाते हैं एक फसल को उगाने में। मतलब 94% पानी की बचत हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जिनके पास थोड़ा सा पानी है और वो खेती नहीं कर पाते हैं, वो सभी भाई भी, वो सभी किसान भी 1 एकड़ खेती में बहुत थोड़े पानी से काम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पानी की बचत कर ली, खरपतवार नहीं होने दिया। और तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये कि जैसे ही खेत में फसल उगती है और उगने के बाद किसान को निदाई गुड़ाई करनी पड़ती है। कारण ये क्योंकि पौधे हवा से पौधे जड़ों से सांस लेते हैं, और जब पौधे जड़ों से सांस लेंगे तो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर होती है, और जमीन के अंदर जब तक पोरोसिटी डेवलप नहीं होगी, जब तक रंध्रता नहीं होगी, मिट्टी में भुरभुरापन नहीं होगा, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी। और जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो पौधा सांस कैसे लेगा। तो किसान क्या करता है, फावड़ा लेके निदाई गुड़ाई करता है, क्योंकि मिट्टी में ऑक्सीजन चली जाए। हम यहाँ पर निदाई गुड़ाई करने के खर्चा को बचा लेते हैं, जो 20 से 25 हजार रुपए प्रति एकड़ होता है साल भर का। हम क्या करते हैं, जो पत्ती वाली सब्जी बोई है, उस पत्ती वाली सब्जी को जड़ समेत एक एक करके पौधे को निकालते हैं। जो पौधा बड़ा हो जाता है तो हम हर सप्ताह मतलब पौधों को निकालते चले जाते हैं, और जैसे ही पौधे को निकालते हैं तो मिट्टी उखड़ जाती है, और मिट्टी उखड़ती है तो ऑक्सीजन का फ्लो ऑटोमेटिक होता है। मतलब निदाई गुड़ाई का खर्चा हम इस तकनीक से बचा लेते हैं। तो निदाई गुड़ाई का खर्चा बच गया, पानी 70% बच गया, खरपतवार होने नहीं दिया, और चौथा सबसे बड़ा फायदा, बेमौसम हमने इसमें फसल उगा ली। क्योंकि फरवरी के महीने में आप मेथी नहीं उगा सकते, फरवरी के महीने में और अन्य पत्ती वाली जो सब्जियां हैं वो ठीक से नहीं हो पाती हैं। तो इस वातावरण में जहां पर एक पौधों को अनुकूल वातावरण बनाया जाता है, घास फूस का ये स्ट्रक्चर तैयार करके बैम्बू का, उसमें एक अनुकूल वातावरण होता है, जो फरवरी के महीने में भी आप कठिन सब्जियां जो खेतों में खुले में नहीं हो पाती हैं ज्यादा धूप के कारण, उसमें आप ये उगा सकते हैं। तो फरवरी के महीने में हमने सभी तरह की फसलें सब्जियां पत्ती वाली उगाई, और कंद वाली फसल को भी हम फरवरी के महीने में बो पाए। नहीं तो जून जुलाई में अदरक या हल्दी की बुआई होती है, और फिर जाके वो नवंबर या दिसंबर में फसल निकलती है। हमारी हल्दी की फसल अभी मैच्योरिटी की तरफ है, हम चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। अदरक भी हमारा मैच्योरिटी की तरफ है, चाहें तो हम निकाल सकते हैं। अगस्त लास्ट में और सितंबर फर्स्ट वीक में हम अदरक को अगर फरवरी में इस मॉडल में लगाते हैं तो हम निकाल के बेच पाते हैं, जिससे हमें रेट अच्छे मिल जाते हैं। तो ये कई वो चीजें हैं। अब हमने इस पे जो मंडप बनाया, इस मंडप के कारण आधी धूप आधी छाया आती है, जिसके कारण नीचे जो फसल होती है, जो जिसपे धूप का प्रभाव पड़ता है, तो इस मंडप के कारण उस फसल पर तेज धूप का, ज्यादा धूप का प्रभाव नहीं पड़ता है, और हम बेमौसम इस फसल को इस शेड के अंदर उगा पाते हैं। तो हमने इस मंडप को बनाया आधी धूप आधी छाया के लिए, परंतु इसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए हम इस बैम्बू के सहारे एक बेल वाली फसल को चढ़ाते हैं, जो कि शेड के ऊपर जाके ग्रो करती है, जिसमें कुंदरू है, करेला है, पड़ोरा है, परवल है। इस तरह की कोई एक फसल हम मंडप के ऊपर जाले के रूप में ले लेते हैं, तो तीसरी फसल हमारी हो जाती है। चौथी फसल के रूप में हम इसी जगह पर 15 बाई 15 पर पपीते की फसल लगाते हैं। और पपीता जो है ना, आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 15 बाई 15 पर पूरी फील्ड में यहाँ पर पपीते लगे हुए हैं, और ये पपीता जो है ना शेड के ऊपर निकल जाता है। मतलब सबसे जो टॉप फ्लोर है वो हमारी पपीते की होती है, जो इस मंडप के ऊपर होती है। फिर मंडप पर जो है हमारी बेल वाली फसल होती है सेकंड फ्लोर पर, और हमारी जो फर्स्ट फ्लोर पर है वो हमारी पत्ती वाली सब्जी होती है, और जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा सबसे नीचे का है, उस पे हमारी कंद वाली फसल होती है। तो इस तरह से हमारी 4 फसलें एक साथ जमीन पर हम उगा सकते हैं, सबको वीडियो नहीं उगा सकते हैं, सबके बाजार में ले सकते हैं। और जहां तक रही पानी की बात, तो मैंने आपको बताया 70% पानी बचाया। दूसरी बात, हमने खरपतवार को नहीं निकलने दिया। तीसरी बात, हमने जो है
क्या नाम से निदाई गुड़ाई का खर्चा बचाया। और सबसे बड़ी जो बात है, इसमें हम कीड़ों को कम लगने देते हैं। यहाँ पर हम एक इस तरह से ढांचा तैयार करते हैं कि हवा से उड़ के आने वाले कीड़े बाहर से हमारे खेत में आ नहीं पाते हैं। चारों तरफ से हम एक साड़ी की या ग्रीन नेट की जाली को लगाते हैं 7 फीट हाइट की, जो जाली बाहर के वातावरण को अंदर नहीं आने देती है, जिससे बाहर से उड़ने आने वाले कीड़े हमारे खेत में नहीं लगते और खेत में हमारे कीड़े कम पैदा होते हैं। कारण क्योंकि हम पानी कम रखते हैं और खरपतवार खेत में होने नहीं देते हैं। तो इस तरह से हम इस तकनीक में कीड़ों को भी कंट्रोल करते हैं, मतलब कीड़े भी नहीं लगने देते हैं। और सबसे बड़ा जो फायदा मैंने बताया कि 1 गुना आप खाद डालते हैं और 4 गुना फसल होती है। कारण क्योंकि इसमें जो फसलें लगाई जाती, जो फसलों के कॉम्बिनेशन लगाए जाते हैं, किस फसल की किस फसल के साथ बेहतर बनती है, ये एक अध्ययन का विषय है, एक शोध का विषय है जो हमने करके यहाँ पर लिया हुआ है। और इसमें हम एक साथ जब 4 फसलें लगाते हैं तो कौन सी फसल किस फसल के साथ में लगेगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें हमने बहुत सारे मॉडल बनाए हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए हैं। आप अगर जंगलों को उठा के देख लें तो बिना खाद पानी के जो है हम जंगलों में देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़े पेड़ होते हैं और उसके नीचे उससे छोटा पेड़ होता है और उसके नीचे और छोटा पेड़ होता है और उसके नीचे घास होती है, झाड़ियां झंकार होती है। तो इस तरह से इसका मतलब ये है कि जंगल में ना तो कोई खाद पानी डालने जाता, ना कोई बीज डालने जाता, ना कोई दवाई डालने जाता, ना मेंटेनेंस करता है। तब भी वहां पर बड़े झाड़, उससे छोटे झाड़, उससे छोटे झाड़, इस तरह के झाड़ देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि बिना खाद के अगर 4 तरह के पौधे एक साथ वहां जंगल में रह सकते हैं, तो खेतों में भी बिना खाद के 4 पौधे एक साथ रह सकते हैं। शर्त यह है कि हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमें ये तय करना पड़ेगा कि कौन से पौधे एक साथ में रह सकते हैं। तो इसके लिए बड़ा अध्ययन हमने पिछले 10 सालों में किया है और करीब 100 से भी ज्यादा मॉडल तैयार किए हैं, जिसमें अलग अलग हिंदुस्तान के क्लाइमेट में अलग अलग स्थानों पर कौन सी फसल के साथ में किस फसल को लगाना चाहिए, उसका पूरा कंप्लीट चार्ट हमारे पास से जो भी किसान भाइयों को चाहिए पड़ेगा, हम आपको व्हाट्सएप पे, ईमेल पर या फोन के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। तो यहाँ पर जब हम एक साथ 4 फसलें लगाते हैं तो इसमें होता क्या है कि एक फसल को दिया हुआ खाद चारों फसलों को मिल जाता है। और जो फसलों में खादों का जो आदान प्रदान होता है, जैसे यहाँ पर हमने हल्दी लगाई हुई है और हमने इसके ऊपर पालक लगाई हुई है, तो हल्दी से जो तत्व रिलीज होते हैं वो पालक को आवश्यक होते हैं। या यहाँ पर जो हमने पपीते लगाए हुए हैं, पपीते से जो तत्व रिलीज होते हैं वो हमारी हल्दी के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस तरह से सभी फसलों का आपस में कम्युनिकेशन किसके किसके साथ में होता है, ये अध्ययन का विषय है। तो ये फसलों का चार्ट हमने जो बनाया है अध्ययन करके, वो आप लेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। क्योंकि हर फसल कोई ना कोई तत्व को रिलीज करती है। हर फसल के लिए अलग अलग तत्वों की आवश्यकता लगाते हैं, तो आपस में खादों का जो न्यूट्रिएंट का जो समन्वय है वो आपस में बन जाता है और खाद की आवश्यकता खाद की भी हमने जो है इसमें बचत कर ली। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो है मौसम परिवर्तन का प्रभाव। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मंडप लगा हुआ है, हमारे सिर के ऊपर घास डली हुई है और इसमें बेल वाली फसल लगी हुई है। कितनी भी धूप पड़ जाए, धूप में हमारी फसल झुलसती नहीं है। कितनी भी ठंड पड़ जाए, पाले से हमारी फसल खराब नहीं होती है। और अगर ओले भी पड़ जाएं तो ओला घास के ऊपर और फसल ऊपर वाली बेल वाली पत्ती के ऊपर गिरता है और नीचे आराम से गिरता है। मतलब 10% ही खाली हमारा नुकसान हो पाता है, बाकी हमारा 90% फसल मौसम परिवर्तन के किसी भी बुरे प्रभाव से बच जाती है। तो इस तरह से हम मौसम परिवर्तन का जो प्रभाव खेती पे पड़ता है वो भी इससे बचा लेते हैं। और अंत में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कोई भी तकनीक में हमने जो बताई वो नहीं, दुनिया में किसानों के लिए और प्रत्येक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए ये जिम्मेदारी है कि अगर वो धरती पर जी रहा है, इस धरती के जो है प्रकृति द्वारा प्रदान वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, जैसे कि हवा, पानी और भोजन, तो उसका दायित्व है कि हवा, पानी, भोजन आने वाली सदी और पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और शुद्ध वातावरण बना रहे। और उसके लिए हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण हम पैसे तो करोड़ बना लें लेकिन पर्यावरण को दूषित कर दें, हवा को जहरीला बना दें,
जिससे आने वाले समय में बच्चों को मास्क लगा के जो है घर से बाहर निकलना पड़े, ऐसा वातावरण हम ना बना दें। तो उसके लिए हमें चिंतन करना चाहिए कि कोई भी तकनीक ऐसी हम प्रयोग खेतों में ना करें या कहीं पे भी ना करें जिसका दुष्परिणाम 50 साल बाद हमारी पर्यावरण, हमारी प्रकृति, हमारी गौवंश, हमारे जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए भोगना पड़े। तो आज की तारीख में जितनी भी खेती को उत्पादन की दिशा में ले जाने वाली तकनीकें हैं, चाहे वो नेट हाउस हो, चाहे वो पॉली हाउस हो, चाहे वो जो भी सिस्टम हो, वो सारे सिस्टम कहीं ना कहीं प्रकृति के सिस्टम को डैमेज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप पॉली हाउस के जंजाल पूरे देश में, हिंदुस्तान में खड़े कर देंगे। एक दिन ऐसा आएगा जहां पर घर के सामने से लेके घरों के जो है खेतों तक सभी जगहों पर आपको प्लास्टिक का सामना करना पड़ेगा, और इस प्लास्टिक को खत्म करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा फिर बन जाएगा। तो हम ऐसी दिशा में आगे बढ़े ही ना जो आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा जो है खतरा पैदा कर दे। तो मेरा कहना यह है कि ये जो तकनीक हम आपको बता रहे हैं, ये तकनीक पूरी बायोडिस्पोजेबल है, मतलब बायोडिग्रेडेबल है। मतलब इसमें जो चीजों का इस्तेमाल होता है, हम बांस लगाते हैं, हम घास लगाते हैं, या जो भी चीजें यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों से उपलब्ध होती हैं, और हम उसी से बना लेते हैं इस ढांचे को, इस तकनीक को बना लेते हैं, और इसमें हम 4-5 फसलें उगा लेते हैं। और जब ये फसलें उगा जाती हैं, 3-4-5 साल हो जाती हैं, तो बांस भी सड़ जाता है एक समय और मिट्टी में मिल जाता है, और घास भी सड़ जाती है और मिट्टी में जाके मिल जाती है। तो कुल मिला के पर्यावरण को 1% भी हानि नहीं होती है। तो इस तरह की तकनीक के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें पर्यावरण की भी हानि ना हो, पानी की भी संकट पैदा ना हो, और किसी भी तरह से प्रकृति द्वारा प्रदान जो संसाधन है उसकी हत्या ना हो, उसकी हानि ना हो। इस दिशा में हमें विचार मंथन करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मॉडल सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल का मतलब स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। तो आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब आत्मनिर्भर किसान होगा, आत्मनिर्भर कृषि होगी, और कृषि को आत्मनिर्भर तो ठीक है, मतलब पूरा बाजार के ऊपर निर्भर है कृषि आज की तारीख में, और बाजार की निर्भरता को खत्म करने के लिए हमें स्वयं के खाद, बीज, दवाई और इस तरह की तकनीकों का प्रयोग करके हमें आगे बढ़ना होगा, तभी जाके हमारी खेती आत्मनिर्भर होगी। तो मेरा जो मानना है, या जो हमने आपको मॉडल यहाँ पर दिखाया या समझाया है, बताया है, ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। मतलब इसमें हमें किसी भी तरह की बाहर के संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीखना होगा आपको, तो वो दिन के कोर्स में हम आपको खुद बनाना सिखा देते हैं। मतलब किसी भी साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, किसी भी वैज्ञानिक की जरूरत नहीं है, किसी भी आपको जो है कंपनी की जरूरत नहीं है, या किसी भी सब्सिडी की जरूरत नहीं है। मतलब किसी की जरूरत आपको है ही नहीं, ये पूरी तरह से स्वावलंबी है। तो पहला बात ये है कि ये मॉडल सस्टेनेबल है, स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है। दूसरी बात है कि ये बाइबल है, मतलब इससे 1 एकड़ से हम 4 फसलों के साथ पूरे साल भर में लगभग 5 से 6 लाख रुपए नेट इनकम और 8 से 10 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो एक इंजीनियर और एक डॉक्टर का पैकेज होता है। ये हम 1 एकड़ की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास 2-5 एकड़ जमीन है और अगर आप ढंग से इस काम को करते हैं, तो 15 से 20 लाख रुपए की नेट इनकम साल भर में यथावत आप आराम से, आसानी से कर सकते हैं, अगर इस काम को ढंग से आपने कर लिया तो ये इकोनॉमिकल वायबल भी है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है बायोडिस्पोजेबल, ये बायोडिग्रेडेबल भी है, मतलब इन्वायरमेंट को कोई हानि नहीं पहुंचाती। तो इस तकनीक को हम किसान भाई आंख बंद करके आगे बढ़ सकते हैं, और हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को जैविक अन्न खिला सकते हैं, सात्विक अन्न खिला सकते हैं। और जो हमारे देश का सपना है, हम सभी का सपना है कि हिंदुस्तान, हम जिस दौर में पैदा हुए पता नहीं उस समय पे यूरिया या डीएपी इस्तेमाल हो रहा था, या जो भी दौर हमने देखा या जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वो दौर चाहे जैसा भी हो, पर जिस दिन हम अंतिम श्वास लें उस दिन हमारा हिंदुस्तान जैविक होना चाहिए। इस संकल्प के साथ हमारा पूरे देश के नौजवान और आप सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इस संकल्प में ये मॉडल एक बहुत बड़ी आहुति के रूप में आप सभी का सहयोग करेगा। इसके साथ मल्टीलेयर फार्मिंग के नवाचार के साथ और भी कई नवाचार हैं, लेकिन समय की बाध्यता है। हम सभी लोगों को इस बात को
यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमें और भी जो है चर्चाएं करनी है, आपसे सवाल भी पूछने हैं और उनके हमें जवाब भी देने हैं। कभी मौका लगेगा तो और भी तरह के जो मॉडल हैं, जो सस्टेनेबल भी हैं, बायोडिस्पोजेबल भी हैं और किसान को अच्छा खासा इनकम भी दे सकते हैं, उन सभी मॉडलों पर हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में जो हमने आपको बताया कि ये हमें क्यों करना आवश्यक है, इसकी जरूरत क्या है, पानी बचाना है, खरपतवार को से बचना है, मौसम परिवर्तन के प्रभाव से बचना है, कीड़ों से बचना है, कम खाद में काम करना है, इसलिए हमें मल्टी लेयर फार्मिंग करनी है। क्वालिटी ऑफ फूड हिंदुस्तान को देना है कम। और दूसरी बात जो है क्या नाम से सबसे बड़ी जो मौसम परिवर्तन की समस्या है उससे हमें इजाफा लेना है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को निजात लेना है तो हमें मल्टी लेयर फार्मिंग करना पड़ेगी। तो इसलिए यह बहुत ही अच्छी तकनीक है जिसमें छोटे से छोटा नौजवान, छोटे से छोटा किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं और आप सभी से आपके सवाल आमंत्रित करता हूं ताकि मुझे समझ आए कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आप तक पहुंची हैं और आपको इसमें कोई सवाल बना है या कोई चीज समझने आई है तो हम 15-20 मिनट के अंतराल से आपसे सवाल पूछते हैं और आप हमें क्रमांक वाइज सवाल बताएंगे तो हम उनके जवाब देंगे।